हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू सीएमए इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच, जहां आज हम हैं आखिरी सेशन ऑफ योर फास्ट ट्रैक बैच। आज हम कर देंगे अपना सिलेबस डन। हम यूनिट 7.1 से 7.7 जो आपका यूनिट 7 कंप्लीट कर देता है कर चुके हैं। यूनिट 8.1 से 8.6 जिससे आपका यूनिट 8 खत्म होता है वो भी कर चुके हैं। यूनिट 6 कर रहे हैं जहां 6.1 से 6.3 तक कर चुके हैं। 6.4, 5 एंड 6 आज करके अपना सिलेबस कर देंगे हम डन। सो गाइस लेट्स गेट गोइंग विद यूनिट 6.4। वी स्टार्ट विद ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? ये वो रिस्क है जो ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देता है वहां गड़बड़ जो हो सकती है, इनकरेक्टनेस जो आ सकती है, वही रिस्क, उसका रिस्क इज ऑडिट रिस्क। सो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन इज ऑडिट रिस्क। दिस इज द डेफिनेशन गिवन टू अस। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन इज ऑडिट रिस्क। कैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे आपने मिस क्लासिफाई कर दिया किसी एसेट को XYZ कंपनी के लिए, ए लिमिटेड कंपनी के लिए, या दिस इज एन एग्जाम्पल। बट क्या ऑडिट रिस्क नहीं है? ये एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है। जैसे बिजनेस में जो रिस्क है वो बिजनेस रिस्क है, वो ऑडिट का रिस्क नहीं है। फॉल्स मिस स्टेटमेंट बिलीफ जो है, अगेन इट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, ये बिलीफ है। ओके, now what are the types of audit? Let's start with, since we have already spoken about audit risk, जैसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कर दिया है ना, तो वहां पर हमारे पास अब तीन तरीके के, या बेसिकली दो तरीके की रिस्क है, फिर तो हम डिटेक्ट करते हैं रिस्क को। यस, वन इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जहां पर भी ट्रांजैक्शंस काफी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ फ्रॉड तो हो सकता है। यस, दैट्स एन इनहेरेंट रिस्क, होगा ही। ओके, वरना व्हाट्स द कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क इज इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक है तो यस उसका इम्पैक्ट दिखेगा। इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसके सीवियर कंसिक्वेंसेस हो जाए, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। कैसे डिटेक्ट? और एक हो सकता है डिटेक्शन रिस्क। ओके, सो हाउ मेनी रिस्क वी हैव? इनहेरेंट रिस्क जो कहीं ना कहीं होता ही है, जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो, जब ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स हो, फ्रॉड हो सकता है, दैट्स एन इनहेरेंट रिस्क। ओके, नाउ what is a control risk? Control risk is internal controls जो है वो वीक है। then there is a detection risk. Detection risk मतलब ऑडिटर अगर डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ऑडिटर fails to detect the errors. These are the three audit risk that comes under the category risk of material misstatement, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इसलिए इसे मटीरियल बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। यस, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेवल्स क्या है हमारे पास? ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल से बात करते हैं और असर्शन लेवल्स पे बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज, कोई ट्रांजैक्शन पूरे फिनेंशियल्स पे इम्पैक्ट करने वाली है तो ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है ना। इसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेवल ऐसा है कि कोई एक ट्रांजैक्शन हुई है बट उसका इम्पैक्ट पूरे ट्रांजैक्शंस पे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है। जैसे वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, नाउ असर्शन लेवल पर मिसस्टेटमेंट लेवल का मटेरियल क्या है? कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है उसे अफेक्ट कर रही है। जैसे आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर AS2 गलत कर रखी है। Okay, so these are the risk of material misstatement level. It could be at a organizational level or overall level, or it could be at a certain level, which is some specific transaction like. Okay, now what's the formula for audit risk? It's an important formula. I want you guys to ratify it if you have not already done it. क्या है? Risk of material misstatement, that is IR into CR, that is inherent risk into control risk. Okay, detection risk, so basically AR, ये है formula, IR into CR into DR, that is inherent risk, control risk and detection risk, multiply कर देंगे, ये है AR, audit risk. Okay, now
असेसमेंट कैसे करोगे ऑडिट रिस्क का, इसके बारे में मैं ऐसे 315 ने बोल रखा है। पिछले सेशन में मैंने आपको 4 ऐसे याद कराने की कोशिश करी थी। वो कौन से 4 ऐसे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। ये नोट्स आपके पास वेबसाइट पर अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में मैं इसके लिंक भी दे दूंगी, जो वो चेक इट आउट। बेसिकली ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 199 आपको ई वर्जन अवेलेबल है बुक का, है ना। यू कैन एक्सेस इट टिल योर एग्जामिनेशन। वैसे समरी बुक का इंडिविजुअल कॉस्ट इज 999, बट जस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन इट्स समथिंग दैट आई वांट टू गाइस टू एक्सपीरियंस, ताकि आपका एग्जाम बढ़िया हो पाए। ओके तो ऐसे 315 इसके बारे में बात करता है। असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, यस, ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क। असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क बोल रहे हैं, या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर ये चीज गड़बड़ हो गई तो इसका इम्पैक्ट कितना गुना हो सकता है। सो इट इज आइडेंटिफाइंग और ऑडिट रिस्क, assessment of audit risk is when you are identifying material misstatement risk financial statements पे और assertion levels पर। और दोनों लेवल्स की बातचीत हमने कर ली, जब कोई ओवरऑल कर रहा है और कोई स्पेसिफिक कर रहा है। Okay, now what are the risk assessment, what's the risk assessment procedure, इसका recap लेते हैं। You start with inquiry, डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट बातचीत है, इनसाइट्स है, डेटा है। देन एनालिटिक्स, कंपेयर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा फॉर इनकन्सिस्टेंसीज। कोई चीज़ मतलब आप यहाँ कुछ बोल रहे हो और पेपर में कुछ और दिख रही है, इनकन्सिस्टेंस, फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल दोनों देखोगे। देन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, वेरीफाई करोगे ऑपरेशंस को जो काम हो रहा है, और फिर रिकॉर्ड्स को भी रिव्यू कर लोगे। सो दिस इज द एंटायर ऑडिट प्रोसीजर। यू स्टार्ट विद इंक्वायरीज, you do your analytics, you do your observation and then inspect as well. So how do we learn? याद करते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की, और अपनी नोटबुक में लिख भी लेते हैं। Inquiry, okay, with the assessment of audit risk is spoken about in AS 315. Okay, where it could be at financial statements, the misstatement ka risk. It could be at some assertion level, some specific transaction. Now what's the risk assessment procedure? You start with inquiries, you do your analytics, then you do your observation and inspection. जब इंक्वायरी बोल रही हूँ तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो इनसाइट्स, टीम के साथ करो डिस्कस इनसाइट्स। जब एनालिटिक्स बोल रही हूँ, कंपेयर करना है नॉन फिनेंशियल और फिनेंशियल डेटा को, कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है। देन यू ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट, ऑपरेशंस वेरीफाई करो, रिव्यू करो रिकॉर्ड्स। याद कर लिया आपने? आंखें बंद करके बोलो मेरे साथ। यू फर्स्ट इंक्वायर, ओके, जहाँ पे आप बात कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ इनसाइट्स और अपनी टीम के साथ इनसाइट्स। देन एनालिटिक्स कर रहे हो, जो फिनेंशियल है, नॉन फिनेंशियल डेटा है, उसमें इनकन्सिस्टेंसीज कोई है तो वो चेक कर रहे हो। देन यू आर ऑब्जर्विंग एंड इंस्पेक्टिंग, जहाँ पर वेरीफाई कर रहे हो ऑपरेशंस और रिव्यू कर रहे हो रिकॉर्ड्स। आई होप यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, इफ यू हैव नॉट, राइट इट नाउ, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ की कंसिडरेशन क्या है ऑडिट रिस्क असेसमेंट में? पास्ट ऑडिट, पहले के ऑडिट की रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं। ओके, कुछ रिकरिंग में स्टेटमेंट्स हैं, कंट्रोल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट आ रखी है पुराने ऑडिट में। इंटरनल है, इंटरनल कंट्रोल इनका वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इस पे डिपेंड कर सकते हो, उस पे डिपेंड नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट, इफ इट इज रिटन इन सम वर्किंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यस, ऑडिट टीम डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्म रिस्क फॉर बेटर अप्रोच। जो पूरी टीम है आपस में बातचीत करेगी कि भैया ये वाली सिनेरियोज हैं, ये एंट्रीज हैं जिसका इम्पैक्ट एट लार्ज हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या इंडस्ट्री के रूल्स और ऑनरशिप का इम्पैक्ट रिस्क समझेंगे। ओके, एंड देन यू हैव इंटरनल कंट्रोल लिमिट्स। ये सिस्टम फूल प्रूफ तो नहीं है। यस, गैप्स निकालेंगे, गैप्स निकालेंगे कि इंटरनल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ हो रखी है क्या। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, मतलब की कंसिडरेशन जब आप ऑडिट रिस्क असेस कर रहे हो, 315 में ऑडिट रिस्क असेसमेंट समझा हमने, क्या क्या बातचीत का आप ध्यान रखोगे।
ठीक है। अब देखोगे इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये फुल प्रूफ तो नहीं है, कहीं ना कहीं गैप्स असेस करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप पास्ट ऑडिट चेक करोगे कि पहले का ऑडिट में क्या मिसस्टेटमेंट कुछ कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रखी, कुछ वीकनेसेस हैं जो, उस पर कैसा कंट्रोल है उसके बारे में जानो। ठीक है, ऑडिट टीम के साथ डिस्कस करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, जानो कि क्या बेटर अप्रोच हो सकता है इस ऑडिट को करने का, या कहाँ पे रिस्क जो है वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। एंटिटी और एनवायरनमेंट समझो, जो इंडस्ट्री के रूल्स हैं, जो ओनरशिप है, ओनरशिप बेसिकली शेयर होल्डर्स है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना, इसलिए एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज आर द 4 कंसिडरेशन, की कंसिडरेशन व्हेन यू आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ रिस्क असेसमेंट। ओके, ऑडिट रिस्क असेसमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, ऑडिट रिस्क में इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, तीनों ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई से बेटर है, ऐड कर दे रहे हैं। या यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मूला IR इंटू CR इंटू, ओके, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज हाउ यू शुड राइट। बट दिस वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 रिस्क। ये स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट है जो इंश्योर करेगी बेटर ऑडिट रिलायबिलिटी। ये ऑडिट कितना रिलायबल है, सब कुछ का टेक कर रखा होगा ऑडिटर ने, तो रिलायबल होगा। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ ही समरी नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ है, क्लास में तो हमने बहुत अच्छे से किया ही था, बट समरी नोट्स में मैंने बहुत कंसोलिडेटेड वे में आपको दिया हुआ है। तो ये क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल है, ये बेसिकली इंश्योर करता है, एक ऐसा सिस्टम इंश्योर करता है जहाँ पे कहीं ना कहीं फिनेंशियल रिपोर्टिंग पे आप आश्रित हो सकते हो। रिलायबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम क्रिएटेड है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो। ओके, एफिशिएंट ऑपरेशंस, काम सही से हो रहे हैं, ना अंडर यूटिलाइजेशन है, ना एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, और लॉ जो बोल रहा है वो सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें ऑथराइज चैनल से हो रही है, तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होगी, कंप्लायंस हो रहा होगा लॉ के साथ, और आपके ऑपरेशंस भी एफिशिएंट होंगे। ओके, ए ऐसे 265 क्या बोल रहा है, इंटरनल कंट्रोल किस किस में मदद करता है, ये मदद करता है इंश्योर करने में कि बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथ चल रहे हैं, जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, पीपल है, वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, रिलायबल फिनेंशियल रिपोर्ट्स बन रही हैं, लॉ भी फॉलो हो रहा है, आपके असेट्स सेफगार्ड हो रहे हैं, और फ्रॉड भी प्रिवेंट हो रहा है, प्लस रिकॉर्ड जो है वो ढंग से बन रहे हैं। 265 ऐसे बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल किस किस में हेल्प करता है, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है, ऑपरेशन स्मूथली हो उसमें हेल्प करता है, रिकॉर्ड्स ढंग से बन पाए उसमें हेल्प करता है, असेट सेफगार्ड हो सके और फ्रॉड प्रिवेंट हो सके उसमें हेल्प करता है, और बिजनेस ढंग से चल रहा है, बेसिकली पॉलिसीज वगैरह फॉलो हो रही है, ये भी इंश्योर कहीं ना कहीं करता है इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंटरनल कंट्रोल का स्कोप क्या है बेटा, पहले मैं आपको यहाँ के थोड़े से क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ। ओके, एंड मी जस्ट शो यू द क्वेश्चन बैक। ऑडिट प्रोग्राम वगैरह हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, परमानेंट और करंट फाइल पे क्वेश्चन आ रखा है लास्ट सेशन का, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ ऑडिट एविडेंस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आ रखा है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 2013 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, ऑडिट एविडेंस अगेन रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, ऑडिट नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है, और एक बार नहीं, ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आया हुआ है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम पूछा हुआ है, ऑडिट रिस्क कंपोनेंट्स, ये तो अभी हमने देखे, हमने 3 कंपोनेंट्स ऑडिट रिस्क के, इनहेरेंट, डिटेक्शन एंड कंट्रोल, इसको समझाना पड़ेगा, ये 2 नंबर का आ रखा है, हो सकता है हमारे से MCQ में भी पूछ लिया जाए इस बार। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर पे क्वेश्चन आ रखा है, तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस चैप्टर का। ठीक है, प्रीवियस सेशन देखो फिर से परमानेंट और करंट पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, गाइस डोंट मिस इट, लास्ट सेशन हमने शुरुआत में ही इन सब के बारे में बातचीत करी थी।
Okay, audit evidence again, repeatedly asked question. So spend some time doing your questions and answers also from your scanner. अगर आप मेरे साथ एनरोल स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है. अगर आप ने सेल्फ स्टडी करी है या कहीं से भी पढ़ा है, then guys do refer your स्कैनर. ओके, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, मैंने यहाँ पे अमन गुप्ता का एग्जांपल लिया था जब मैं कंटेंट पढ़ा रही थी, और मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस क्लास में भी फास्ट ट्रैक में भी दिखाया है. यस, देखो ऑडिट एविडेंस में तो इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं आप. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ रखा होगा, अच्छे से आंसर दे पाएंगे. ऑडिट प्रोग्राम पे परमानेंट फाइल पे फिर से क्वेश्चन आ रखा है, अभी रिसेंट आया 2021 में, है ना. वाइस में ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एविडेंस, बार बार कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं. हमें इंटरनल, एक्चुअली हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, है ना. यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कोई ये भी चेक कर लेते हैं. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ऑब्जेक्ट है, 2021 में आ रखा है, तो भी मैं बताऊंगी. ठीक है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कब आया हुआ है? 2015 में आ रखा है. ओके, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक फिर से पूछा हुआ है, 2018 में आया हुआ है. तो गाइज आप देखिए, आ रहे हैं क्वेश्चन. इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन पूछ रखी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको, अगला डिस्कस करूंगी मैं. इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में बहुत बार पूछे गए हैं. ओके, इंटरनल कंट्रोल ईडीपी में, कंप्यूटर सिस्टम में, यूनिट 6.6 है एक्चुअली, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है. इंटरनल ऑडिट क्यों ज़रूरी है, इंटरनल ऑडिट क्यों ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है. चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू सी, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक पे, है ना. तो ये टॉपिक्स बिल्कुल भी हमें गलती से भी नहीं छोड़ने हैं, गलती से भी नहीं. ओके, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे पूरी सारी बात बता रखी है कैसे कंट्रोल्स हो रखे हैं. यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है कोई कोई टॉपिक्स पे, तो ये आपको करने ही चाहिए. ठीक है, आओ चलो लेट्स कंटिन्यू विद द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल में स्टार्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं, प्लान्स हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से रिलेटेड हो, फॉलो हो रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है. अकाउंटिंग कंट्रोल, जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं, लॉ जो है वो फॉलो हो रहा हो. यहाँ पर आपका इंटरनल चेक भी आ जाता है और इंटरनल ऑडिट भी, और आपने देखा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है. यस, तो इसको रीड जरूर करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के? की फीचर्स है फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. क्लियर रोल डेलीगेशन होता है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, आप जिसका जो काम है वो वही करेगा. कंपीटेंट पर्सोनल, बंदा सही आएगा सही काम करने के लिए, ट्रेंड होंगे एम्प्लॉयज. वर्क डिवीजन, काम जो है वो ढंग से बटा हुआ होगा, उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पे बट रखा होगा लोगों के. ऑथराइजेशन कंट्रोल, प्रॉपर अप्रूवल्स होंगे हर ट्रांजैक्शन की. अगर 50,000 की ट्रांजैक्शन मिस्टर ए से अप्रूव होने वाला है, तो आप मिस्टर बी से, जिनके पास सिर्फ 25,000 या 30,000 तक के ट्रांजैक्शन हैं, उनसे करा के नहीं चले जाएंगे. ओके, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा होता है तो ये सारी बातों का ध्यान दिया जाया होता है. सुपरविजन एंड रिव्यू, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होती रहती है इम्प्रूवमेंट्स के लिए. ओके, नाउ व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आप देखिए इंटरनल कंट्रोल पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरनल कंट्रोल पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए इस टॉपिक पे आपका. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑथराइज एक्यूरेट ट्रांजैक्शन हो, ट्रू इकोनॉमिक इवेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो साफ साफ दिखाई दे, असेट्स प्रोटेक्ट हो पाए, आपकी ऑफिशिएंसी बेटर हो पाए, और लॉ फॉलो हो रहा हो ये भी देखा जाए. अब देखो, जो हमने स्टार्टिंग में बातचीत करी, बस उसी के डिफरेंट लैंग्वेज में अब हम बात कर रहे हैं, बट बात हमने सारी यही करी थी. जब हमने शुरू किया तभी भी हमने यही बातें करी थी. देखो, ये यही बातें तो करी थी, बट सिर्फ वर्डिंग्स डिफरेंट हो रखी हैं जब हम ये ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर है. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? एफिशिएंसी बढ़ पाती है,
ठीक है। जब एफिशिएंसी बोल रही हूँ, सी आ रहा है, तो कॉस्ट भी कंट्रोल होगा, तो कॉस्ट सेविंग हो पाएगी, मतलब आपके रिसोर्सेज ऑप्टिममली यूटिलाइज हो पाएंगे। आप फ्रॉड को अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा होगा तो एरर प्रिवेंट हो पाएगी। इंटरनल कंट्रोल इंटरनली ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये अगर एक लेवल पे गड़बड़ हुई है तो दूसरे लेवल ने उसको चेक कर लिया है, इफ देयर आर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, सबको पता है कौन कौन क्या क्या काम करने वाला है और एक्सपर्टीज के हिसाब से काम दिया गया है, देखा ना आपने, जैसे आपको आता है उसके अकॉर्डिंगली काम दिया गया है। टास्क एलोकेशन जो है वो आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से है ना। तो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बेटर होगी और असेट भी प्रेजेंट हो पाएंगे। थेफ्ट मिसयूज, जैसे मैंने आपको इन वन ऑफ द सेशन बताया था कि चोरी कर लिया, क्या नाम है, लैपटॉप्स गायब कर दिए मैनेजर ने, वो मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको, आई थिंक जब मैं यूनिट 6.1 वाला सेशन कर रही थी, राइट। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग होते हैं, कहीं ना कहीं आप असेट्स को भी सेव गार्ड कर पाते हो, फ्रॉड को भी बचा पाते हो। अब इंटरनल कंट्रोल के टाइप्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। प्रीवियस ईयर में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले लिखा था, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेंगे। पोज द सेशन इस पे टाइम बिताएंगे, एक ऐसा टॉपिक है इस पे आपको पोज द सेशन टाइम बिताना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। Yes. Now what are preventive controls? Proactive. स्टार्टिंग से, मतलब ये अभी प्रॉब्लम होने से पहले से ही हमने चालू कर रखा है कि काम जो है ना, ड्यूटी सेग्रीगेट कर रखी है। किसी एक बंदे को सारा काम दे देंगे, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके ऊपर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कुछ गड़बड़ करे, कैश कंट्रोल काउंटर से उठाए और भग ले। या अप्रूवल्स एंड ऑथराइजेशन, प्रॉपर कंसेंट चाहिए होगा, कोई भी काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं। असेट सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्टेड असेस टू एक्सेस टू असेट्स, सारे असेट्स आपको नहीं मिल जाएंगे, देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज हाई कैश transactions. Okay, now these are the प्रिवेंटिव कंट्रोल्स या प्रोएक्टिव बोल सकते हैं। डिटेक्टिव इज हो गया है, अब हम एरर कर रहे हैं आइडेंटिफाई। परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उसके साथ, रिकनसाइल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर है तो, और इन्वेंट्री वेरीफाई कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं असेट एक्यूरेट है, कोई पिलफ्रेज, कोई चोरी चकारी एटसेट्रा नहीं हो रही हो। So this is very important. I want you guys to pause the video, take your notebook out, write both of these types of internal controls: preventive, detective, proactive, error detection, आइडेंटिफिकेशन। ढंग से सारे पॉइंटर्स अब्जॉर्ब करो, लिखो, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है और आपको ये पॉइंटर्स याद हैं, आपने कंसेप्ट समझा हुआ है, एक आध बार आंसर्स पढ़ रखे हैं, यस कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ ही है, स्कैनर भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे से आप आंसर इसका लिख कर आ पाएंगे, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। बट जो हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो लर्न करने होंगे हमें। यस, दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट। ओके, okay, now let's talk about techniques for evaluating internal control. I hope आपने दोनों टाइप्स के इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सॉर्ट कर लिए अपने ब्रेन में, अपनी नोटबुक में, अपने दिल में भी उतार लिए हैं। शुरू कर रहे हैं अब टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैसे आप इवैल्यूएट करोगे? हमारे पास है नैरेटिव रिकॉर्ड, यहाँ से चेक कर सकते हो रिटन डिस्क्रिप्शन से कितना स्ट्रॉन्ग है इंटरनल कंट्रोल। जो ऐसे हम जर्नल एंट्रीज डालते हैं तो वहाँ पे नैरेटिव रिकॉर्ड रखते हैं ना, उस तरीके से आप चेकलिस्ट बना सकते हो। येस नो असेसमेंट, ये करा है, ये नहीं किया है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं हुआ, इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, दैट दिस इज हैपेंड, ये होने के बाद ये होना चाहिए था, इसके बाद इसके पास जाना चाहिए था, इसके बाद इन तीनों में से कहीं पे भी जा सकता था, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक। बेसिकली यू कैन चेक इट लाइक दिस। या फिर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर भी बना सकते हैं Q&A फॉर्मेट में, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बना हुआ है इन दोनों से। चेकलिस्ट वर्सेस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन एयर। ठीक है, रिसेंट सिलेबस में नहीं आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, है ना। 2022 सिलेबस में इस पे नहीं आया हुआ, बट एक बार रीड करना इज नेवर एन हार्म। ओके, इट इज़ नेवर हार्मफुल। लेट्स गो टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशन समझते हैं इंटरनल कंट्रोल की, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटेशंस क्या इंटरनल कंट्रोल की? देखो, ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन बीइंग गलतियां करता है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, हमने बोला है। तो ह्यूमन एरर्स कैन वीकन कंट्रोल, चाहे कंट्रोल बढ़िया ही क्यों ना हो, बट अगर लोग गड़बड़ कर देते हैं, कैलकुलेशन एरर्स आ जा रहे हैं, सम काइंड ऑफ एरर इज हैपनिंग एट क्लरिकल मिस्टेक, इसको हम बोल सकते हैं, दैट कैन बी अ रीजन। जो इंटरनल कंट्रोल जो उसका काम होना चाहिए था, जितना हम रिलाय कर रहे थे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी ऑन द इंटरनल कंट्रोल, वो उतना एफिशिएंट ना निकल के आ पाए। तो ये लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। जजमेंट कॉल्स, क्विक डिसीजंस में बाईपास कंट्रोल्स, भैया छोड़ो ना, ऑथराइजेशन मत छोड़ो, आप फटाफट से करो, जल्दी कराना है हमें काम। अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने ऑथराइजेशन चैनल फॉलो नहीं किया, दैट कैन ऑल्सो बी आपने चेक बना तो रखा था कि ये इस 50,000 तक इनका, 50,000 से 2.5 लाख तक इनका, 2.5 लाख से 5 लाख तक इनका, बेसिकली आपने सेग्रीगेशन तो कर रखा था, बट बिकॉज यू हैड टू टेक सम क्विक डिसीजंस, इसलिए फटाफट सर बाईपास कर दिया आपने ऑथराइजेशन चैनल को। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है। मैनेजमेंट ओवरराइड, पॉलिसीज कैन बी बाईपास, क्यों? स्पेशल रेजोल्यूशन बनाएंगे, ए में चेंज कर देंगे। पढ़ा है ना आपने लॉ? यस। कलूजन, अब कोई एक जना, हम कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग होंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, मान लो इन सब लोगों ने हाथ सेम, ये सेम थाली के चट्टे बट्टे हो गए, फिर क्या करोगे? या लिमिटेड स्कोप, अनयूजुअल इवेंट्स को आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेडीमेड सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है ना, सब जो है डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन चल रही है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इवेंट्स हैं, तो हो सकता है सारे इवेंट्स कवर ही नहीं हो रहे हो, अनयूजुअल इवेंट कोई आ रहा हो। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, इफेक्टिव कंट्रोल वर्सेस अफोर्डेबिलिटी डिलेमा, मतलब कंट्रोल तो करा जा सकता है, बट इतने कंट्रोल में खर्चा भी तो होगा, तो कहीं ना कहीं उस असमंजस में है, आप डिलेमा में है, लगाए वाले पैसे या नहीं लगाए, इसको कहीं और लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर यूटिलाइज हो पाएगा, ऐसा सोच रहे हैं आप। So these are the limitations of internal control. What are the limitations बेटे? How do we remember? So basically हम ये बोल रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, जो ऑथराइजेशन चैनल है उसे सर बाईपास किया जा सकता है, जजमेंट कॉल्स ली जा सकती हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है पॉलिसीज़ को, लोग साथ मिलके हाथ मिला सकते हैं, कलूड कर सकते हैं, स्कोप कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रिपीटेड इवेंट्स नहीं है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, और कॉस्ट कंस्ट्रेंट तो है ही। Okay, these are the limitations. You'll have to spend some time, maybe 5-7 minutes learning the top headings, but learn करने हैं। हमारा यूनिट 6.4 बड़ा है, 5 और 6 जल्दी हो जाएगा, आज का सेशन कंपैरेटिवली बड़ा रहने वाला है। ओके, ये अब बात करते हैं इंटरनल चेक के बारे में। इंटरनल चेक क्या है मेरे बेटे? इंटरनल चेक एक बिल्ट इन सिस्टम है जहाँ पर एक बंदे का काम जो है ऑटोमेटिकली किसी और बंदे द्वारा चेक करा जा रहा है। मेरा काम कोई और चेक कर रहा है, उसका काम शायद कोई और चेक कर रहा है। ऐसे डिपार्टमेंट हेड्स बन रखे हैं फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दैट, है ना। बैंक चेक प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय लॉग चेक डिटेल्स, आपने एक बंदे आप चेक लेकर गए एम्प्लॉय के पास, बैंक के बंदे का, उसने लॉग किया, एक बंदे दूसरे बंदे ने उसे क्रॉस चेक किया उस एंट्री को, तीसरे बंदे ने फाइनलाइज करी पेमेंट। तो इसे क्या हुआ, एक का काम दूसरे ने चेक किया, दूसरे का काम तीसरे ने चेक किया, इसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? इसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। ओके, आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर सर्टेन थिंग। ये टॉपिक जब हमने पढ़ा था तब हमने आई थिंक 3-4 सेशंस लगाए थे हमने 6.4 यूनिट में। अभी हम इसे रिवाइज तो कर ही रहे हैं और इसी के साथ 6.5 और 6.6 कर रहे हैं। तो यस, आज का सेशन हैवियर है, बट देन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। आप लगा के चलिए 5 से 7 नंबर का पेपर बहुत आराम से आज के सेशन से आपको दिखाई देगा। ओके, in your examination. Now let's go talk about the prevents error and fraud through multi-stage verification. That's a possibility. जब internal check हो रहा होगा तो multiple stages पे जब verification होगी तो कहीं ना कहीं error fraud कहीं तो पकड़े जाएंगे। yes, तो ICAEW लंदन ने क्या बोला? what is internal check? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कॉन्टिन्यूस वेरिफिकेशन चल रही है, वेयर वर्क इज डन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर। इससे फ्रॉड भी बचेगा और एरर्स भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो पाएंगी।
ओके। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बेटे? फ्रॉड और एरर प्रिवेंट होगा होने से पहले, सो बेसिकली इट इज प्रोएक्टिव। डिटेक्ट कर लेंगे मिस्टेक्स अर्ली स्टेजेस पे, एफिशिएंसी बढ़ पाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाएगी, क्योंकि एक का काम अगर भी चेक करा है तो एक जवाबदार हो जाएगा ना कि मैंने काम सही किया है या नहीं। क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन रहेंगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो पाएंगे, और ऑडिटर का वर्कलोड भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा क्योंकि इंटरनल चेक स्ट्रांग है। So this is the objective of internal check. I want you guys again to spend some time on the definition as well as the objectives here. 5-7 मिनट ज़रूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी नोटबुक में लिखने की, याद करने की, क्योंकि कुछ पॉइंटर्स ऐसे कैसे ही लिखेंगे अंदर की बात डिटेल्स में समझाने, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, बट हेडिंग्स को कोशिश कीजिए ऐसे ही लिखिए जैसे आपकी किताब में या इन नोट्स में लिखी हुई है। नोट्स आप ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और फ्रॉम द ऐप, द लिंक फॉर विच इज गिवन in the description as well in the comment box. I'll pin it. Okay, now let's talk about the characteristics of good internal check system. एक internal check system good है या नहीं, उसकी characteristics बताएंगे good है या नहीं है। okay, वर्क डिविजन, कोई एक बंदा सब कुछ हैंडल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बंदा कर रहा है, देखो कलूजन तो ज़्यादा लोगों में भी हो सकता है, बट वहाँ पे कोई एक बंदा वीक हो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या बट अगर कोई एक ही बंदे को सारा काम दिया हुआ है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी की फ्रॉड हो सकता है। क्रॉस वेरिफिकेशन डबल चेक हो रहा है, हर एक पॉइंट एक का काम दूसरा जना चेक कर रहा है। डिफाइंड रोल्स हैं, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कन्फ्यूजन प्रिवेंट होगा। ये हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल चेक जो है इनका, इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है, वो अच्छा है, वो गुड है। टेक इंटीग्रेशन, ऑटोमाइजेशन है, सब कुछ मतलब एक जगह डाला ऑटोमेटिकली सब जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा हो कि हर जगह डल रहा है, तो किसी एक लेवल पर गड़बड़ करा कर सकता है कोई बंदा जिसके इरादे नेक नहीं है। ओके। एम्प्लॉय रोटेशन, मैनिपुलेशन प्रिवेंट हो पाई, पुराने वाले का काम कोई और चेक कर रहा है कि 2 से 5 कोई और बैठेगा, 5 से 7 8 कोई और बैठेगा, जो 5 बजे कोई जना हैंड ओवर ले रहा होगा वो चेक कर लेगा एक बार कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखी। यस, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, अगर ऐसा है अकाउंटेबिलिटी, लोग फिर जवाब मांगेंगे, तो अगेन कह सकते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है। और रेगुलर रिव्यू हो रहा है, सिस्टम एफिशिएंटली फटाफट अपने आप अपडेट होता जा रहा है अपने आप है, जो भी सिस्टम ने क्रिएट कर रखा है ऐसा भी हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो गुड है, वो एफिशिएंट है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटरनल चेक सिस्टम। ओके, ना अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो रिलाई कर रहा है इंटरनल चेक पर? ऑडिट को तो इंटरनल चेक रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरनल चेक भी हो आपके पास तो भी ऑडिट को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट इज रिटन, इवन द बेस्ट इंटरनल चेक डज नॉट रिप्लेस ऑडिट। हमारे पास एक केस है, मैकब्रिज लिमिटेड वर्सेस रोके एंड थॉमस, कनाडा, 1941। आपको ईयर और प्लेस नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी ये केस लो को याद करने की। और जो अगर आप अपने खुद के नोट्स भी बना रहे हैं, आपने नोट्स नहीं भी लिए, आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, तभी भी अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, मैकब्रिज वर्सेस थॉमस एंड रॉकी एंड थॉमस। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, टेस्ट चेकिंग इज यूजफुल, मान लिया यूजफुल है, बट ये ऑडिट, थरो ऑडिट को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसी का ही केस है। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा? सो यू स्टार्ट विद रिस्क असेसमेंट, असेस करो रिस्क कितनी, हाउ मच इज द रिस्क, 315 ऐसे फॉलो करेंगे। ऑडिट को प्लान करो, ऑडिट एग्जीक्यूट करो, रिपोर्ट्स बनाओ, रिकमेंडेशंस बनाओ और फिर फॉलो अप कर लो। दिस इज द इंटरनल ऑडिट वर्क फ्लो। इंटरनल ऑडिट वर्क फ्लो इस तरीके से चलता है। क्या ये लर्न करना है? बिल्कुल, दो राय नहीं है, वी हैव टू लर्न दिस। सो हाउ डू वी डू इट? रिस्क को असेस करो, ऑडिट को प्लान करो, ऑडिट को एग्जीक्यूट करो, रिपोर्ट करो, रिकमेंडेशंस बनाओ, फॉलो अप करो। वापस आप ऑडिट को असेसमेंट करो, ऑडिट का प्लान बनाओ, ऑडिट को एग्जीक्यूट करो, रिपोर्ट करो, रिकमेंडेशंस दो एंड फॉलो अप। फिर से ऑडिट को आप ऑडिट को असेस करो या असेसमेंट ऑफ ऑडिट करो, ऑडिट का प्लान बनाओ, ऑडिट को एग्जीक्यूट करो, रिपोर्ट बनाओ, रिकमेंडेशंस दो और फॉलो अप करो। दैट्स इट। इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से होता है, इंटरनल कंट्रोल का यही प्रोसीजर है। की एरियाज के इंटरनल कंट्रोल के,
कंट्रोल्स को मॉनिटर करो। ऑलरेडी जब देख रहे हो तो कंट्रोल्स देखो कि क्या कोई बाईपासिंग चल रही है, जो लिमिटेशंस हमने देखी थी, है ना। कंप्लायंस चेक करो, लॉ फॉलो हो रहा है, पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखो। यस, बिकॉज ओनली व्हेन यू नो कितना रिस्क है, कितना आपको मैनेज करना है, कितना आप डिपेंड हो सकते हो, वीकनेस और स्ट्रांगनेस ऑफ इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस इफेक्टिवली फॉर योर इन जनरल ऑडिट रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। या गवर्नेंस, इवैल्यूएशन को, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, ये सारे की एरियाज हैं इंटरनल ऑडिट की। ये इंटरनल ऑडिट, अभी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट तक तो पहुंचे ही नहीं। या अब इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है मेरे बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसे 6th यूनिट भी कवर हो जाती है, 7th यूनिट भी कवर हो जाती है। यस, 6th यूनिट भी कवर हो जाती है, 7th यूनिट भी कंट्रोल कवर हो जाती है। स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिट का, ये रिस्क बेस्ड है और ऑपरेशनल है। स्टैट्यूटरी ऑडिट फिनेंशियल है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप करते हो। या रेगुलेशन क्या है इंटरनल ऑडिट में, कंपनीज एक्ट आ जाएगा, आईसीआई की गाइडलाइंस आ जाएगी, यहाँ पर कंपनीज एक्ट भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नेंस और कंट्रोल बेटर करना है। या स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है तो मैनेजमेंट अपॉइंट कर लेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, या स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। फ्रीक्वेंसी, ये चलता ही रहता है इंटरनल ऑडिट, ये साल में एक बार होता है। या इसके मतलब बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टर, हाफ एटसेट्रा ऑल्सो, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, बट एनुअली होता है। रिपोर्ट जिसने अपॉइंट किया उसी के आ जाएगी, मैनेजमेंट के आ जाएगी, ऑडिट कमेटी के पास जाएगी, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज के पास जाएगी। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट डज अ कंपनी नीड एन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की जरूरत भी है क्या कंपनी को? देखो, अगर कंपनी लिस्टेड है तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू बी लाइक इंटरनल ऑडिट टू बी डन। अगर अनलिस्टेड है तो ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं तो भी आपको इंटरनल ऑडिट करना होगा। क्या क्या? अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का आपका पेड अप कैपिटल चाहिए, अगर 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो भी चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा के आपने लोन ले रखे हैं तभी भी आपको इंटरनल ऑडिट करना होगा। ये है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब अगर आप प्राइवेट कंपनी है, फिर प्राइवेट कंपनी में भी ये बस पेड अप शेयर कैपिटल वाली स्टोरी नहीं है, बाकी दोनों ही बातचीत सेम है। जैसे हमने यहाँ पर देखी है 200 करोड़ और 100 करोड़ वाली, इट इज सेम। और अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में 200 करोड़ 100 करोड़ वाला, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। ये लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, अभी कर लीजिए, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी मेरे बेटे डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे एक दूसरे पे आधारित है, इनका इंटरनल ये इंटरप्ले क्या है, इंटरप्ले ओके। कॉमन एरियाज क्या है, दोनों ही इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी। कंप्लायंस दोनों को ही लॉ के साथ करना होता है और दोनों में ही दोनों को ही फिनेंशियल रिस्क और फ्रॉड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये तो कॉमन एरियाज हैं दोनों में, विच इज प्रेजेंट इन बोथ। या अब स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बार बार बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यू है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस करता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करता है। क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट है, या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बातचीत कर रहा है, फोकस कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो लॉ है वो फुलफिल हो रहा हो। बट जब मैं बात करती हूँ इंटरनल ऑडिट की, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चलता चल रहा है। ऑपरेशंस और प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करता है और हेल्प करता है कि फ्रॉड ना हो, इनएफिशिएंसीज प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज गुड, दिस इज सिंपल इजी। इन केस क्वेश्चन कम्स, बिल्कुल प्यार से आप आराम से इसको लिख कर आ पाएंगे। Now let's talk about risk based internal audit, जिसको हम RBIA बोलते हैं, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। कंसेप्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस में इनहेरेंट रिस्क तो होती ही है और सक्सेस डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से इस रिस्क को मैनेज किया हुआ है, मिटिगेट किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स आपको हेल्प करते हैं इस इनहेरेंट बिजनेस रिस्क को
ऑप्टिमाइज करने में, मिनिमाइज करने में एक्चुअली, या। तो डेफिनेशन एंड पर्पस क्या है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने का? RBIA इंटीग्रेट करता है इंटरनल ऑडिट को रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बिकॉज अगर आपने इंटरनल ऑडिट करते हुए रिस्क को मैनेज कर लिया, विल बी एबल टू somehow manage this risk. Okay, ensuring risk are managed within acceptable limits. ठीक है, क्या होगा? एक अश्योरेंस देगा रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को जब RBIA कर रहे हैं हम, एक कंट्रोल चेक के बियॉन्ड चले जा रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं रिस्क स्ट्रैटेजीज को, और एक लॉन्ग टर्म रिस्क कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो पाता है व्हेन देयर इज रिस्क बेस, की रिस्क ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आपको अपने स्टेप्स भी करने होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का? रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर आंसर देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, एड्रेस करेंगे बेसिकली उस इश्यू को। इफेक्टिवनेस देखेंगे रिस्क रिस्पॉन्स की, क्या जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, जो आपने स्टेप लिया, क्या वो सही था, क्या इसको बेटर किया जा सकता है? बेसिकली हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि रिस्क को कैसे और बेटर किया जा सकता है। रेसिडुअल रिस्क अलाइनमेंट confirms risk stay within the limits, because this is what we were saying, right? Acceptable limits here, within acceptable limits, right? now ongoing monitoring हो पाएगी, इंश्योर करेंगे अगर कोई रिस्क है तो वो ट्रैक हो पाए, और प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, अगर कोई असेट है तो असेट में ही आए, और अगर वो इंटेंजिबल असेट है तो इंटेंजिबल में ही आए अकॉर्डिंगली, या वेरीफाई करेंगे करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क एज वेल। ये की ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक दो बार पढ़ने से हमारे को ये सॉर्ट हो जाएगा, इतना डिफिकल्टी वाला टॉपिक नहीं है। एडवांटेजेस क्या है RBIA के? कंसिस्टेंसी आ पाती है, ट्रांसपेरेंसी आ पाती है, और स्पेसिफिसिटी भी आ पाती है, मतलब हम यहाँ पे फोकस कर पाते हैं उन एरियाज में जहाँ ज़्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो एलोकेट होने होंगे, लोग जो एलोकेट होने होंगे, टाइम, मनी, पीपल, वो भी फिर एफिशिएंटली हो पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिट और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये ऑडिट साइकिल चलती जाएगी, इंटरनल ऑडिट कॉन्टिन्यूस दोनों ही है, ये चलती जाएगी। यहाँ पर रिस्क को असेस करके हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं। रिस्क कवरेज ये को हो सकता है कोई एक रिस्क एरिया छूट जाए, बट यहाँ पे तो हाई रिस्क एरियाज को हम कवर करते ही हैं। फोकस क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, कोई गैप्स हैं तो लॉ देख रहा है, सब कुछ है। यहाँ पे अगेन रिस्क पर ज़्यादा फोकस है, रिसोर्स यूसेज ऑल अक्रॉस एक्टिविटीज से स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ पर फोकस रहता है उन एरियाज पे जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ ज़्यादा रिस्क है। रिस्क मैपिंग अभी मैप नहीं हो पाती है, यहाँ होती है, प्रायोरिटाइज करी जाती है, रैंक करी जाती है, एक्शन प्लान डिले हो सकता है क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बट जैसे हमने चार्ट आउट कर लिया कि भैया ये रिस्क हाईएस्ट है, इस पे काम करना पड़ेगा, देन डू नॉट हैव डिसएग्रीमेंट्स, राइट? फोकस काम करोगे, फास्टर होगा, कंसेंसस बेस्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, 2 से 3 बार आपको सेशन के बाद इसे पढ़ना ही पढ़ना है। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। Okay, and pause the session. I highly recommend you guys to write the differences between traditional internal audit and risk based internal audit as well. ठीक है, now let's talk about risk based internal audit plan. द रिस्क रेस्क्यूअर्स को याद करने का तरीका कैसे रखोगे? हम कौन है? हम रिस्क रेस्क्यूअर्स है। अगर हम रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फॉलो कर रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है? हम सिटी को डेंजर से बचा रहे हैं, जैसे कैप्टन प्लैनेट, ही इज अ हीरो, ही इज गोना ब्रिंग पोल्यूशन डाउन टू जीरो। आपने देखा है बचपन में? हमने देखा है, डोंट नो आपके ज़माने का है या नहीं, और फिर सेफ रखना है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हर एक स्टेप इसलिए ऐसे लिया जाता है कि पहले तो रिस्क को देखो और फिर उसे स्टॉप करो, मैनेज करो बेसिकली, या इससे पहले कि कुछ बड़ा धमाल हो जाए, बड़ा धमाका हो जाए। तो हमारे सुपर हीरोज़ का क्या मिशन है? पहले मिशन की ब्रीफिंग दो कि भैया ये रिस्क ज़्यादा है, ओके, अंडरस्टैंड हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गोल्स डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। स्कैन द सिटी, अंडरस्टैंड करो क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। ओके, मेक अ डेंजर मैप। सो बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीज़ों को आपको बचाना है, व्हाट ऑल नीड्स टू बी सेव्ड। इसको अवेंजर्स जैसे पकड़ लो, सुपर हीरो जैसे पकड़ लो, तो ऑडिट का यूनिवर्स लेकर चल रहे हैं, मल्टीवर्स नहीं लेकर चल रहे हैं। स्पॉट द विलन, आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क है। रैंक कर लो कौन कौन सा विलन ज़्यादा खतरनाक है, कमौलिका या धूमतन। हाँ, मैच करोगे रिस्क की प्लेसेस को, रिस्क लिंक
बेसिकली अंडरस्टैंड करोगे क्या एरियाज अच्छे हैं, क्या एरियाज ज़्यादा वीक हैं, या कहाँ पे ज़्यादा अटैक कर सकता है विलन। ओके, देन चेक सिटी डिफेंसेस, असेस करो कंट्रोल्स कितने बढ़िया हैं, क्योंकि अगर ये रिस्क है इसको असेस अच्छे से कर रखा है, कंट्रोल सही चल रहा है, चेक सही चल रहा है, तो यस इसको मिटिगेट ऐसे कर लेंगे हम। ऑडिट की फ्रीक्वेंसी समझो, कहीं पे ज़्यादा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, हाँ, प्लान द रेस्क्यू, ऑडिट प्लान बनाओ, जल्दी असेस करो, एग्जीक्यूट करो, और गेट अप्रूवल फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। ऑडिट कमेटी होती है, उससे बातचीत आपको करनी होगी। दिस इज हाउ यू गो। कैसे याद करोगे? मिशन स्टार्ट, लुक अराउंड, एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हो ना, ओके, मैप द डेंजर, रिस्क आर फाउंड, पता चल गया कि यही गड़बड़ एरियाज हैं। विलन रैंक्ड, और ये विलन कहाँ कहाँ आतंक लगा सकते हैं, तो डिफेंस भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्लान द फाइट, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, fix the cities, heroes win, audit done, let's begin। हाँ, मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको, ये गाना गाना, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। Okay, I hope this is good. Now let's talk about certain internal audit and assurance standards जो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं, जिस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 सिलेबस के बाद से। यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आई हाईली रिकमेंड टू स्पेंड सम गुड हाफ एन आवर पोस्ट द सेशन ऑन दिस टॉपिक। कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, पहले कैटेगरी 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, ग्लॉसरी भी देखेंगे, और फिर IFC के कंसेप्ट पे चले जाएंगे। कैटेगरी 1 किस बारे में बात करता है? ये जनरल प्रिंसिपल्स इंटरनल ऑडिट के बताता है, IAAS 1 से लेके IAAS 11 तक। IAAS इज इंटरनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमको दिया हुआ है। यहाँ पे जो फ्रेज यूज करेंगे, बोलेंगे याद करने के लिए, एवरी इंस्पायर्ड इंटरनल ऑडिटर प्रैक्टिसेस ethics, quality, communication, risk, technology, governance, and cost. Every inspired internal auditor practices ethics, quality, communication, risk, technology, governance, and cost। और हर एक का फर्स्ट लेटर याद करने के लिए आपको मदद करेगा। एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस, इंटरनल ऑडिट, academic and professional, मतलब बेसिकली ऑडिटर से है ना। प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट्स, एक्सलेंस एंड इम्प्रूवमेंट, कह रहे हैं हम एथिक्स से चालू कर देंगे। ठीक है, तो IAS 2 और IAS 3 से पहले करा, फिर IAS IAS 1, फिर 4, 5, 6 ऐसे लाइन से चल रहा है। याद करने का तरीका बताया है मैंने आपको। ओके, these are just ways to remember। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया एथिक्स, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, रिस्क, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, और कॉस्ट से भी है। क्वालिटी इज टॉकिंग अबाउट क्यू से क्वेश्चनिंग एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड रिस्क, रिव्यू IT एंड डेटा एनालिटिक्स, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड गुड कॉस्ट कंट्रोल्स। बस दिस इज हाउ यू रिमेंबर, खत्म। याद करने का तरीका है ये। अब इसके समझने के लिए अभी हम नहीं जा रहे हैं, याद करने का तरीका मैंने आपको दे दिया है। द स्टेटमेंट गोज लाइक, every inspired internal auditor practices ethics, quality, communication, risk, technology, cost and governance। बस खत्म। ठीक है, फिर कैटेगरी 1 में तो जनरल थे, कैटेगरी 2 में इंटरनल ऑडिट प्रोसेसेस हैं। वहाँ पे IAAS 1 से 11 था, यहाँ पे IAAS 21 से 27 है। इसको याद कैसे करोगे? पीपल सिलेक्ट अमेजिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इट इज प्लानिंग, सैम्पलिंग, एनालाइजिंग, एविडेंस कलेक्शन, documentation, reporting and disclosure, and monitoring। people select amazing evidence, documents, document reporting and monitoring। इससे आप IAAS 21 से 27 तक याद कर पाएंगे, इंटरनल ऑडिट प्रोसेस है। ओके, एक्स्ट्राज में ग्लॉसरी एंड अपेंडाइसिस है। ओके, इसको याद कैसे करोगे? ग्लॉसरी, ऑडिट चार्टर, टेम्पलेट्स एंड एंगेजमेंट लेटर। ग्लॉसरी, ऑडिट चार्टर, टेम्पलेट एंड एंगेजमेंट लेटर।
Okay, this comes in extras, that is glossaries and appendices. Okay, appendices. Category 1 जनरल, category 2 इंटरनल ऑडिट. वहाँ पे दोनों के मैंने आपको स्टेटमेंट्स दिए, दोनों को याद करने का तरीका बताया. IAAS 1 से कैसे याद करना शुरू करना है और IAAS 21 से कैसे याद करना शुरू करना है. ठीक है, और गेट्स मैंने आपको बता दिया है याद करने का तरीका. टू रिमेंबर ग्लॉसरी अपेंडाइसिस, ग्लॉसरी, ऑडिट चार्टर, टेम्पलेट एंड एंगेजमेंट लेटर. Okay, now let's talk about internal financial control and internal control over financial reporting, जिसे हम ICFR बोल रहे हैं. बस ये चैप्टर अपनी आखिरी साथ से गिन रहा है. 6.4, 6.5 एंड 6.6 yet to go है. चलिए देखेंगे. सत्यम का बैकग्राउंड बताती हूँ. 2009 में गवर्नेंस और ऑडिट फेलियर विटनेस किया हमने बिकॉज ऑफ सत्यम. यस, ये बेसिकली इट कम्स थ्रू जो ये स्कैम हुआ उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने इम्प्लीमेंट करी. यस, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट जिसको SOX बोलते हैं US. टर्नबुल गाइडलाइंस, हमारे तो एग्जाम में सार्बेन्स ऑक्सलेज का फुल फॉर्म आया था. ठीक है, जब हम ऑडिट दिया करते थे, हमारा लॉ और ऑडिट साथ हुआ करता था. इंटर 2010 में मैंने क्वालिफाई किया था. अब इतनी डिटेल में है नहीं ये वाला टॉपिक, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वैसे वैसे हमारा सिलेबस बदल रहा है. टर्नबुल गाइडेंस एंड जापान का SOX लिया है हमने. इससे IFC रेगुलेशन बना अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग हुई 2009 में, क्योंकि हम सत्यम जैसा स्कैम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे. कंसेप्ट क्या है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का या IFC का? ये इंश्योर करता है बिजनेसेस बढ़िया से काम कर रहे हों, असेट सेफ गार्ड हो रहे हों, फ्रॉड से हम बच रहे हों, एक्यूरेट अकाउंटिंग हो रही हो और रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही हो. ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में आ गया बेस्ड ऑन द जापान SOX या SOX US या हमने बात करी टर्नबुल गाइडेंस UK की, है ना, लंदन ब्रिटेन की. तो इनकी बेसिस पे हमारे इंडिया में IFC आया कंपनीज एक्ट 2013 में. और IFC स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? लिस्टेड कंपनी सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज E में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेटमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन हो फाइनेंशियल कंट्रोल का, और एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस भी आया IFC का, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का. सारी कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I बोल रहा है ऑडिटर्स को ऑडिटर की रिपोर्ट को कंफर्म करना है कि एडिक्वेसी है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, इफेक्टिवनेस है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की. ये सेक्शन 143 में बोल रहा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और रूल 8 सब रूल 5 बोल रहा है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में सारी डिटेल्स होनी चाहिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, एडिक्वेसी की. लर्न करना पड़ेगा, you'll have to learn this. okay, कंपनी जिनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको सेक्शन 149 लगेगा और शेड्यूल 4 लगेगा कंपनीज एक्ट का. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंश्योर करना है फाइनेंशियली इंटीग्रल है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट इंश्योर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जो वादा किया वो निभा रहे हैं इन रिगार्ड टू फाइनेंसेस. और वेरीफाई करेंगे कि कंट्रोल रॉबस्ट है, डीप है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया है, फुल प्रूफ है. कंपनीज इनके पास ऑडिट कमेटी है, उनके पर लगने वाला सेक्शन 177. तो हमारे को ये सारे सेक्शन याद करने पड़ेंगे. 134, 143, रूल 8 और सेक्शन 149. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न सेक्शन 177. ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है? ऑडिटर्स का कमेंट बोल सकती है, बताओ अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, और डिस्कस कर सकती है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड इशू, स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड इशू और कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू भी. कौन? ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177. तो 134 भी इंपॉर्टेंट है, 143 भी इंपॉर्टेंट है, रूल 8 भी इंपॉर्टेंट है, 149 भी इंपॉर्टेंट है और 177 भी इंपॉर्टेंट है. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है रिलेटेड टू IFC. आई हाईली रिकमेंड टू लर्न, हाईली रेकमेंड. याद करने हैं सारे पॉइंटर्स को अच्छे से. ठीक मेरे बेटे. नाउ लेट्स मूव टू बेनिफिट्स. क्या है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का? गवर्नेंस बेटर होगा, ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी, कंप्लायंस भी, जो लॉ बोल रहा है वो सब कुछ फॉलो कर पाओगे. इससे ऑडिट की रिस्क भी कंट्रोल में रहने वाली है. एडिशनल वैल्यू जो हमारे को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से मिलता है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बियॉन्ड IFC फोकस करता है बिजनेस के ऑपरेशंस पर. कैसे? इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर रहा है की प्रोसेसेस को,
मतलब जो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मटेरियल इम्पैक्ट है। ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट होगा जिस वजह से एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंटेशन है ताकि इंटरनल कंट्रोल नियंत्रण में रहे। रिस्क को समझ पाएंगे जो इनहेरेंट है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जा रहे हैं। ऑटोमेटेड और स्मार्ट कंट्रोल्स हो पाएंगे। स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज़ होंगी जो फॉलो करनी होंगी। मल्टी लोकेशन पे आज काम करते हैं हम, नो मल्टी ब्रांचेस में काम करते हैं। कंट्रोल कॉन्शियस वर्क कल्चर क्रिएट हो पाएगा। और सीईओ और जो सीएफओज हैं वो श्योर करेंगे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम फिनेंसेस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से हमारे को ये एडिशनल बेनिफिट्स डिराइव होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा आईएफसी, पूरा। Okay, now let's talk about IFC IFR, that is Internal Financial Controlling over Financial Reporting. IFC कवर करता है बिजनेस वाइड कंट्रोल। ऑडिटर्स का फोकस फिनेंशियल रिपोर्टिंग पे है अंडर सेक्शन 143, तो हमने पढ़ी है वो भी सेक्शन। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंश्योर करता है रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस है वो हो रहा हो। दिस इज व्हाट्स द agenda, this is what is ICI saying. Key elements क्या है? financial records एक्यूरेट है, गैप कंप्लायंट ट्रांजैक्शन है, मतलब लॉ जो जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके साथ काम हो रहा है, और प्रोटेक्शन कर रहे हैं, असेट गलत यूज़ नहीं हो रहा, मिस यूज़ नहीं हो रहा। तो IFC FR का फॉर्मूला क्या है? फिनेंशियल रिपोर्टिंग, गैप कंप्लायंस, असेट प्रोटेक्शन, लोन। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, गैप कंप्लायंस एंड असेट प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या है? IFC क्या है? IFC FR ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स। ये था हमारा IFC FR। और IFC क्या है? IFC FR that is financial records plus gap compliance plus asset protection। ठीक है, और IFC में IFC FR तो है ही, उसी के साथ साथ ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी हैं, एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स भी हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमें अपने दिल में उतार लेने हैं, अपने नोटबुक में उतार लेने हैं, और एग्जाम में अगर आता है तो दोनों बातचीत को आप लिख भी देंगे। विद दिस यूनिट 6.4 इज डन, है ना। लगभग 1 घंटा में 6.4 में ही लग गया। अब आधा पौना घंटा मोर लगाएंगे और ख़त्म करेंगे अपना ऑडिट का सिलेबस। यूनिट 6.5 करने चल रहे हैं। ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट टेक्निक्स और ऑडिट प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है बेटे? जब भी आप ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर रहे होते हो, ठीक है, क्या सारे कर सकते हो? नहीं कर सकते, इम्प्रैक्टिकल है। when used when verifying all transaction it is impractical, right? तो आप सिलेक्शन करते हो जो पूरे पूरे लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है SA 310। बेनिफिट क्या ऑडिट सैम्पलिंग के? वर्कलोड इतना सारा नहीं आपको करना है। यस, फास्टर है, एक्सपेंसेस कम है, और आप वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लेते हो। ओके, की फैक्टर्स क्या है सैम्पलिंग में? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपको सैम्पल साइज बढ़ाना है, घटाना है, कैसा कैसा लेना है। ठीक है, मेथड्स अकॉर्डिंग ले लेंगे। नेचर ऑफ पॉपुलेशन देखना है, कैसे कैसे लोग हैं, सैम्पल साइज में कितनी डाइवर्सिटी है। इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, वीक है स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली अगर वीक है तो ज़्यादा सैम्पल साइज लोगे, स्ट्रॉन्ग है तो कंपैरेटिवली कम ले सकते हो। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल, स्मॉलर सैम्पल्स। मटीरियलिटी, जिसका ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट ज़्यादा है, ऑफकोर्स उस सैम्पल उनको सैम्पल में ज़्यादा लोगे क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। सैम्पलिंग रिस्क मिनिमाइजेज एरर इन सिलेक्शन। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिस्क तो अकॉर्डिंगली आप सैम्पल साइज और डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा को फॉलो करते हो। नॉन सैम्पलिंग रिस्क ह्यूमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देता है। टॉलरेबल एरर डिफाइन करता है एक्सेप्टेबल एरर लिमिट क्या है। ओके, दिस इज टॉलरेबल, ये अलाउड है, इतना तो चले। Now, what are the approaches for audit sampling? स्टैटिस्टिकल भी हो सकती है, नॉन स्टैटिस्टिकल भी हो सकती है। स्टैटिस्टिकल से बायसनेस कम होगी, अपने मन जो हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हो जाते हैं, आप उसको हटा देते हैं। साइंटिफिक अप्रोच है बेसिकली। और नॉन स्टैटिस्टिकल क्योंकि जजमेंट बेस्ड है, ऑडिटर का एक्सपीरियंस से बेस्ड है, क्विक तो है बट स्टैटिस्टिकल नहीं है, सब्जेक्टिव रहेगी। ना, क्या मेथड्स हैं? कॉमन मेथड्स के सैम्पलिंग के? रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो जहाँ पे सबको आप इक्वल चांस दे रहे हो। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, वहाँ से उठाएंगे।
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर सकते हो, आपने मान लिया हर एक 10th आइटम उठा लेंगे, हर एक 5th आइटम उठा लेंगे, तो हर एक सेम नंबर वाला आइटम उठा लेंगे एवरी nth ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सबसे बढ़िया वैसे आई थिंक इन माई ओपिनियन आई हैव सीन इट अक्रॉस द ऑडिट्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, बहुत बार हम ये यूज़ करते हैं। मॉनेटरी में जहाँ इसका मनी वैल्यू ज़्यादा है, मॉनेटरी वैल्यू है, पिक्यूनरी ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आप कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स में इसको इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये याद कर लेने हैं एकदम डिटेल्स के साथ। ओके, रिस्क क्या है ऑडिट सैम्पलिंग में? सैम्पलिंग रिस्क हो सकता है, आपने मान लेता है सैम्पल साइज कम ले लिया, ज़्यादा लेना चाहिए था, ज़्यादा ले लिया, कम लेना चाहिए था, कंक्लूजन उनसे गलत आ जाएंगे, या हो सकता है ऑडिटर्स इन्फ्लुएंस हो गया हो, जहाँ जो बोल रहे हैं मैनेजमेंट या जो लोग गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं कि आपको यही वाले सैम्पल साइज उठाने हैं, ये वाले सैम्पल्स उठाने हैं, नहीं कोई चेक करना है, तो हो सकता है फिर क्या करोगे? यू आर नॉट चेकिंग एवरीथिंग, और उन्हीं को चेक करो जो लोगों ने बताया, तो इंडिपेंडेंस तो खत्म है ना। फिर तो फ्रॉड अगर हो भी रहा होगा तो दिखेगा नहीं, और ऑफकोर्स हो रहा होगा जब आपको मना कर रहे हैं कि और कोई देखने ही नहीं है। कंप्लायंस रिस्क हो सकता है, मिस जजमेंट आ सकती है इंटरनल कंट्रोल में, कि आपको लग रहा था कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है इंटरनल कंट्रोल, बट एक्चुअली में है ही नहीं। सब्जेक्टिव रिस्क हो सकती है, सब्सटेंशिव रिस्क हो सकती है, मतलब इनकरेक्ट फाइनेंशियल कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है, जिसमें आपको एज एन ऑडिटर अपना ओपिनियन देना है। यस, नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो सकती है, एरर्स पर ह्यूमन मिस्टेक, अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो। ये सारे रिस्क हैं जो ऑडिट सैम्पलिंग में दिखाते हैं। ओके, अब ये रिस्क तो है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में तो निकालेंगे ना, हम खाली रिस्क तो जानने बैठे नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, अगर ऑडिटर्स का ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो ये रिस्क कम हो सकती है। क्या स्टेप्स आप इस्तेमाल करोगे जब आप ऑडिट सैम्पलिंग कर रहे होंगे? सैम्पल का डिज़ाइन बनाइए, एक राइट मेथड इस्तेमाल कीजिए, जो हमने मेथड्स देखे हैं, और ये राइट मेथड इस्तेमाल कीजिए। सैम्पल का साइज ऑप्टिमल नंबर लीजिए, ठीक है। सैम्पल सिलेक्शन रैंडम ले सकते हो, सिस्टमैटिक मेथड्स भी ले सकते हो। ऑडिट का प्रोसीजर पहले अप्लाई करो, टेस्ट एनालाइज करो कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ओके, ना ऑडिट टेक्निक्स का ओवरव्यू देखें। जो मेथड्स ऑडिटर्स इस्तेमाल करते हैं वो एग्जामिन करेंगे कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो आप नंबर्स काम कर रहे हो, असेट्स लायबिलिटी जो भी बन रखे हैं आपके, उनको ट्रांजैक्शंस एग्जामिन करोगे। कुछ टेक्निक्स यूनिवर्सली अप्लाई होती हैं, कुछ हो सकती हैं सिचुएशन बेस्ड हो। ऑडिट की टेक्निक्स बेसिकली इस तरीके से हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ कॉमन ऑडिट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? रूटीन चेक, रिकॉर्डिंग सही हो रही है ना, फोकस करेंगे कि कुछ नंबर वाइज गलती तो नहीं हो रही है अर्थमेटिक, और कोई फ्रॉड हो रहा तो वो डिटेक्ट हो पाएगा। टेस्ट चेकिंग, सिंपल सैम्पल पे टेस्टिंग कर रहे हो आप, यूज सैम्पलिंग थियरी बट हैज़ फ्रॉड रिस्क, क्योंकि आप सैम्पल पे काम कर रहे हो। ऑडिटिंग इन डेप्थ कर सकते हो, फुल ट्रांजैक्शन करते हो, यहाँ पर आप कंट्रोल्स एग्जामिन करते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस करते हो। कट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पीरियोडिसिटी 31 मार्च के बाद वाला है कि पहले वाला है, इस क्वार्टर वाला है कि अगले वाला है, तो बेसिकली यूर चेकिंग। ओके, सरप्राइज चेकिंग कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो, हाँ भैया दिखाओ। जैसे सरप्राइज विजिट में आ नहीं जाते हैं एग्जामिनर, आपके पेपर चल रहे होते हैं। वॉक थ्रू टेस्ट हो सकते हैं, जहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन फॉलो करोगे। टेस्ट इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस, दीज आर द कॉमन ऑडिट टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so these audit techniques ensures accurate, reliable and fraud resistant audits. ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पेंड सम टाइम हेयर, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट ज़रूर दीजिएगा इस टॉपिक को। जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जब आप लिख रहे होंगे, आपका ब्रेन आंख बंद करके समझो कि क्या मैं ऑडिट इन डेप्थ याद कर पा रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि अंदर क्या लिखा होगा, क्या मैं टेस्ट चेकिंग समझ पा रहा हूँ, अंदर क्या लिखूंगा, क्योंकि कई की पॉइंटर्स याद है, फिर तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। यस, नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑडिट क्या है? ऐसे 520 में इसको बता रखा है। एनालिटिकल प्रोसीजर ये इवैल्यूएट करता है कि जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इवैल्यूएट कर रहा है कैसे, एनालाइज करके कि रिलेशनशिप कैसा है फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा के बीच में। ओके, सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, कि भैया पहले पिछले साल तक तो 5% ही कॉस्टिंग आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, इस साल अचानक से 12% 15% कैसे हो गई, कुछ अलग से मशीन भी नहीं आई है।
ओके, सो बेसिकली ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं। ऐसे 520 इस बारे में बात करता है, 420 से फ्रॉड होता है, ऐसे हमें याद करते हैं ना 420 ही, ऐसे 520 से करते हैं। नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? कंपैरिजन करते हो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, पास्ट, प्रेजेंट, बजटेड, एक्चुअल, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहे हैं। कंसिडरेशन करते हो रिलेशनशिप का, फिनेंशियल डेटा के बीच में, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा के बीच में, जैसे प्रॉफिट मार्जिन हो गए फिनेंशियल डेटा है ना। नॉन फिनेंशियल में एम्प्लॉई काउंट नॉन फिनेंशियल है, कहीं कॉस्ट एम्प्लॉइज तो नहीं है, और सैलरी कॉस्ट फिनेंशियल हो जाएगा। एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हो, यस, सिंपल comparisons to advanced statistical techniques depending on the situation, depending on the type, depending on the audit risk that it has, yes. applicable scope, स्टैंड लोन है कि कंसोलिडेटेड फिनेंशियल्स हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ये पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट है। नेचर समझोगे ना अकॉर्डिंगली तो इम्प्लीमेंट करोगे अपना आने वाले स्टेप्स ना। स्टेजेस क्या है, कैसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करते हो? सबसे पहले आप ऑडिट प्लानिंग कर रहे हो, यस, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस चालू कहाँ से करना है, हाउ यू सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस एंटायर प्रोसेस। सब्सटेंशियल टेस्ट करोगे, बेसिकली आप ऑडिट रिस्क को कम करना चाह रहे हो, डिटेल टेस्टिंग करके, पैच टेस्टिंग जैसे करते हैं जब हम कोई क्रीम वगैरह लेते हैं तो करते हैं ना, जैसे वाउचिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स, अनयूजुअल वेरिएंसेस अगर हो रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करोगे। एंड ओवरऑल कंक्लूजन, अपनी जो आपकी फाइंडिंग्स है, yes, you are going to assist in financial फाइनलाइजिंग, बेसिकली पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आपको हेल्प करेगा फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी जानने में। ओके, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू यूज इन एनालिटिकल प्रोसीजर? ट्रेंड एनालिसिस करते हो, इवेल्युएट करते हो कि फ्लक्चुएशंस कैसे हो रही हैं, अगर कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है तो यू डिटेक्ट द इनकन्सिस्टेंसीज। टेस्ट करोगे रीजनेबलनेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसीज हैं या इनकन्सिस्टेंसीज हैं। लॉजिकल मतलब डज इट मेक सेंस, रॉ मटेरियल कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो हुआ है 100 किलो के हिसाब से, प्रोड्यूस 80 किलो हुआ है, 20 किलो कहाँ कर दिया आपने, समथिंग लाइक दैट। ओके, वेस्टेज एंड स्क्रैप का परसेंटेज देखोगे वर्सेस टोटल स्क्रैप। रेशो एनालाइज कर सकते हो, रेशोज में आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देख सकते हो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे सकते हो, एग्जाम्पल राइट। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बजट से सोर्स आएगा, इंटरिम रिपोर्ट से, दैट कुड बी अ सोर्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंट, नॉन फाइनेंशियल डेटा, इन सारे आपके रिसोर्सेज हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना एंटायर प्रोसीजर बनाओगे। या एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्रॉड्स डिटेक्ट करने में मदद करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा और एक ब्रॉडर फिनेंशियल इंसाइट देगा जो एक ऑडिटर को अपना ओपिनियन फॉर्म करने में मदद करेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रूटनी ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ग्रुपिंग शेड्यूल। स्क्रूटनी ऑफ ट्रायल बैलेंस का एजेंडा है क्या? वेरीफाई करो एक्यूरेसी, डिटेक्ट करो कोई एरर है क्या, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे और असिस्ट करोगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हेल्प करोगे, है ना। ऑडिटर का क्या रोल है? इंश्योर करेगा एक्यूरेसी है, क्रेडिट डेबिट बैलेंसेस मैच हो रहे हैं, एनालिटिकल अनयूजुअल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगा। और कट ऑफ डेट्स लेट्स से 30 मार्च का है तो उसको आप नेक्स्ट साल में नहीं डाल सकते ना, अगर 2024 की बात हो रही है तो नहीं डालेंगे, यहाँ पे नहीं डालेंगे अगर कोई चीज़ यहाँ हुई है तो, ठीक है, तो 24-25 में डालोगे, 25-26 में नहीं डालोगे। ओके, नाउ की चेक्स क्या है? करेक्ट कोडिफिकेशंस हो, कोई अनऑथराइज एडजस्टमेंट नहीं हो रखी हो, क्या ट्रेंड और वेरिएंसेस एनालाइज हो जाएगा, ऑडिटर ही सब कुछ करेगा। दिस इज यू फर्स्ट बेसिकली स्क्रूटनी, ट्रायल बैलेंस की हो रही है, ठीक है। फिर स्क्रूटनी ग्रुपिंग स्केड्यूल की होगी, ऑर्गेनाइज करोगे अपने सारे लेजर्स जो जर्नल से बनाए हैं आपने, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस देखोगे, ट्रांसपेरेंसी देखोगे, और एक ऑटोमेटिक क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेशन फैसिलिटेट करेंगे, बजट कंट्रोल करेंगे। ऑडिटर का रोल क्या है? मिस क्लासिफिकेशन ऑफ कोई चीज़ असेट की जगह लाइबिलिटी में ना चढ़ रखी हो, करंट की जगह फिक्स में नहीं चढ़ रखी हो, लाइक दैट। ओके, इंश्योर करोगे कंप्लायंस और सिस्टम सिक्योर करोगे सिस्टम को। की चेक्स क्या है? रेगुलेटरी लॉ जो बोल रहा है उसे फॉलो हो रहा हो, डिसीजन मेकिंग ऑथराइज चैनल से चल रही हो, और प्रॉपर कस्टमाइजेशन, proper software customization as per the requirement of the organization, and that's pretty much it about 6.5. 6.4
टेक्निकल है, 6.5 भी टेक्निकल है। ठीक है, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 6.4 में, जो अभी हमने स्कैनर में नहीं देखे, रीसेंट पेपर्स हमने नहीं देखे, रीसेंट पेपर्स अगर मैं बताती हूँ तो हमारे पास IFC-FR बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनल चेक से रिलेटेड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। IFC इंटरनल कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, उसका स्कोप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जब मैं बात कर रही हूँ सैम्पलिंग की, तो ये सैम्पलिंग का छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इस पर थोड़ा समय ज़रूर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में ख़त्म करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल। आज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, यस तो ऑटोमेटेड सेटअप पे कैसे ऑडिट करोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉन्टीन्यूसली बढ़ता चल रहा है, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, तो हमें ट्रेडिशनल मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, जब मैं ऑडिटिंग भी कर रही हूँ। बेनिफिट्स क्या होंगे ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के? और एक्यूरेट डेटा जाएगा, क्योंकि मैनुअली तो चीज़ें हो नहीं रही, मैनुअली हो रही तो घपला होने का चांसेस भी होते, और गलती से गलती भी हो सकती है। स्पीड बेटर होएगी, या रॉकेट वर्सेस बाइसिकल जैसे याद कर सकते हैं। एफिशिएंसी बेटर होगी, मल्टीपल टास्क एक ही बंदा नहीं कर रहा है, एक कंप्यूटर कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। शेफ यूजेस मशीन वर्सेस हैंड चॉपिंग, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, कंट्रोल एसेस कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे, जैसे बायोमेट्रिक, आँखों से खुल रहा है कुछ, है ना। इंटीग्रेशन, ऑल डिपार्टमेंट्स ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से लिंक्ड है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है इंस्टेड ऑफ मेनी चैट्स। रिड्यूस ह्यूमन एरर, ऑटोमेशन अवॉइड्स फटीग एरर्स, ऑटो पायलट पे चला दिया अपन ने। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। की कंपोनेंट्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के? डेटाबेस होगा, जैसे ओरेकल हो गया, SQL हो गया, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हो गया, ऑल ऑफ दीज आर टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, हार्डवेयर जैसे डिस्क हो गई, नेटवर्क जैसे VPN हो गया, जैसे मैंने नो आई वाज रिसेंटली रीडिंग समथिंग अबाउट रशिया, दैट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं, कौन सी नॉर्दर्न लाइट्स ना, तो आप रशिया भी जा सकते हो, कम पैसों में जा सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस वे यू कैन एक्सपीरियंस नॉर्दर्न लाइट्स। ओके, तो वहाँ पे रशिया में जाने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्सेट्रा आप नहीं चला सकते, तो VPN लगाना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू। और या फिर जब हम आई वाज वर्किंग विद एक्सेंचर, तो हम VPN से काम करते थे, और जब VPN से हम क्लाइंट के नेटवर्क पे जाते थे, तो वहाँ पीछे कुछ नहीं चलता था, सब बंद हो जाता था। ओके, सॉफ्टवेयर SAP पे मैंने बहुत काम किया, टेली पे, टेली तो मैंने पढ़ाया भी है, अभी तो खैर हम अपडेटेड वर्जन पे पहुंच गए हैं। तो कैसे याद करोगे? याद कर, ऐसे तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ निमोनिक, तो डॉन्स, जॉन्स की जगह डॉन्स यूज़ कर लीजिए। यस, J की जगह बस D लगा दिया हमने। डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर। ठीक है, रोल क्या है कंप्यूटर्स का ऑडिटिंग में? ऑडिट प्लानिंग और स्केड्यूलिंग में कंप्यूटर मदद कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन और एनालिसिस में कंप्यूटर मदद कर रहे हैं। पहले आपने प्लान किया, शेड्यूल किया, एनालाइज किया, वैलिडेट किया सारा डेटा। ओके, डेटा प्रोसेस करके रिव्यू किया, डॉक्यूमेंटेशन बना दी, रिपोर्ट बना दी अपनी ऑडिटिंग। ठीक है, कंट्रोल कैसे करोगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को? इनपुट कंट्रोल, पता चल रहा है कि पीछे ही गड़बड़ कर रखी है, जो डेटा डाल रहे हो, जो एक्सेल फाइल चढ़ा रहे हो, उसी में ही गड़बड़ कर रखी है, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह ही गलत होगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। SAP पे जब हम काम करते थे, बिजनेस प्लानिंग कंसोलिडेशन, वहाँ पर अगर एक एंट्री गलत है, उसका सारा इम्पैक्ट हर जगह गलत होगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, हर एक कंट्रोल करेक्ट इंश्योर करो, इन्फॉर्मेशन जा रही है, टाइमली हो रही है प्रोसेसिंग। ओके, आउटपुट कंट्रोल, जैसे आपने इनपुट कंट्रोल किया, ऐसे आउटपुट भी कंट्रोल करना है। सिक्योर रिजल्ट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड असेस, क्या बोला अपन ने? इनपुट कंट्रोल, प्रोटेक्टिव प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल। यस, अब एप्लीकेशन कंट्रोल, जिस ऐप पे काम कर रहे हैं, इंश्योर करेंगे सारे ट्रांजैक्शन करेक्ट हैं। बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नो इनवॉइस मैच कर रहे हो आप स्टॉक के रिकॉर्ड के साथ, बोल रहे हो कि 50 आइटम नए आए हैं, तो स्टॉक के साथ वेरीफाई भी तो करेंगे इनवॉइस, अगर 50 आइटम की चढ़ी है तो। और मास्टर फाइल कंट्रोल, क्योंकि मास्टर फाइल में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसका इम्पैक्ट हर एक जगह होगा। अगर आपने जर्नल एंट्री गलत हो रखी है, तो ऐसे लेजर भी गलत होगा, ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा, P&L भी गलत बनेगा, और बैलेंस शीट भी गलत बनेगी, समथिंग लाइक दैट। ओके ना, टेस्टिंग मेथड्स क्या है IT एनवायरनमेंट में? आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो फास्ट है, ईजी है,
ये तो स्ट्रेंथ है, बट वीकनेस है, खाली इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन, रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग होगा व्हेन यू ऑब्जर्व, बट मिसलीडिंग भी हो सकता है, करंट सिचुएशन में हो सकता है बाई चांस ऐसा सिनेरियो बन गया हो। इंस्पेक्शन, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्रिएट कर पाओगे, या बट मे नॉट शो रियल टाइम प्रैक्टिस। रीपरफॉर्मेंस हाईली रिलायबल है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। दीज आर द टेस्टिंग मेथड्स इन IT एनवायरनमेंट। एम आई क्लियर? या ना, और कॉमन ऑडिटिंग टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है? एंड टू एंड वॉक थ्रूज, सिर्फ वन ट्रांजैक्शन फुल्ली ट्रेस करोगे इसमें, लाइक फ्रॉम इनवॉइस क्रिएशन टू लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्ट होगा उसके बाद तो पूरा वही चलेगा प्रोसेस जैसा हम अकाउंट्स में करते हैं। यूजर ट्रांजैक्शन ऑब्जर्वेशन, वॉच यूजर परफॉर्म टास्क, वॉचिंग अ क्लर्क एंटर इनटू सॉफ्टवेयर, ये आप ऐसे कर सकते हो एज एन ऑडिटर। ठीक है, ये ऑडिटिंग टेक्निक है। कैसे डालो, कैसे डाल रहे हो ये अमाउंट, कॉपी में से कैसे डाल रहे हो, इनवॉइस से कैसे डाल रहे हो, अपने बही खातों से कैसे चढ़ा रहे हो कंप्यूटर में। एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोसेस, सिस्टम चेक करोगे, जैसे मान लेते हैं SAP में डाल रहे हो तो आपका ID पासवर्ड होगा, जो भी ERP होगा वहाँ पे डाल रहे होगे तो यू विल बी एबल टू ट्रेस कि किसने किया है। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल, सबूत। हाँ, क्या बोलते हैं कि हर गुनहगार अपने अपने कदम छोड़ जाता है, निशान छोड़ जाता है, समथिंग लाइक दैट। ट्रैक अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू रिपोर्टिंग, या थिंक ऑफ ऑडिट ट्रेल जैसे एक गूगल डॉक में कोई डालते हो तो उसका वर्जन निकाल सकते हो ना, कि 8 बजे क्या चेंज हुआ, 8:01 पे क्या चेंज हुआ। एवरीथिंग इट कैन बी ट्रैक्ड, राइट? किसने बनाया, क्या चेंज किया, क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट, ऑल ऑफ इट कैन बी ट्रैक्ड। इसको ऑडिट ट्रेल को ऐसे समझो। ऑडिट ट्रेल फंक्शन कैसे करता है? जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, वो कैप्चर हो गई, ID पासवर्ड, ID टाइम, बेसिकली टाइम स्टैम्प चढ़ गया, ठीक है, और लॉग स्टोर हो गया। तो अब आप ट्रेल कर सकते हो कि अगर 8:15 पे कुछ चेंज हुआ है और 7:45 तक कुछ और था, तो यहाँ पे कौन आया था जिसने चेंज करा, उसका टाइम स्टैम्प लगा होगा, कोई ID डाली होगी उसने, वो बंदा ट्रैक कर पाओगे कि मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रही है तो कौन कर रहा है। और इंडिया में इसका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनीज एक्ट 2014 रूल्स में इसके बारे में बात हो रखी है। रूल 3 बोल रहा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैंडेटरी है ऑडिट ट्रेल, ताकि आप ट्रैक कर सको, प्रिजर्व कर सको सारे एडिट लॉग्स, और ना तो डिसेबल कर सकते हो और ना ही चेंज कर सकते हो। जो लॉग्स हैं, जैसे हमने ऑडिट डॉक्यूमेंट बताया, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी डिसेबल्ड और टैम्पर्ड। ठीक है ना। रूल 11 क्या बोल रहा है? कंपनीज एक्ट का। रूल 3 तो बता ही दिया मैंने। रूल 11 क्या बोल रहा है? ऑडिटर को कंफर्म करना है कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट ट्रेल बन रहा है, जो मैंडेटरी था ना, ये मैंडेटरी था, तो ये कॉन्टिन्यूसली चेक करना है ऑडिटर को, कोई डिसेबलिंग नहीं हुई है, ये चेक करना है, और जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स बोल रहे हैं, वो उसका कंप्लायंस भी चल रहा है और रिटेनिंग भी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। ओके, अब ऑडिट ट्रेल से होगा क्या? जब ये पता चलेगा कि किसने गड़बड़ करी है, कितने बजे गड़बड़ करी है, गलती से गड़बड़ हो गई है, ऑल ऑफ इट कैन बी आइडेंटिफाइड, यूजर की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, डेटा सिक्योर रहेगा, इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। लेट्स से अच्छा 8 बजे गड़बड़ हुई थी, पीछे वाला एंट्री ठीक है, तो यहाँ तक 8 बजे से पहले वाली एंट्रीज रख लेते हैं, उसके बाद वाली हटा के चेंज कर देते हैं। ठीक है, एरर भी डिटेक्ट हो पाएगा। तो इसको कैसे याद करोगे पूरे चैप्टर को या पूरे इन टॉपिक्स को? ऑटोमेटेड ऑडिटिंग को गूगल शीट वर्सेस पेपर लेजर जैसे मानो। पेपर लेजर में ऑटोमेटेड नहीं होता है ना, गूगल शीट में ऑटोमेट कर सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑटो चेक बिफोर सेंडिंग अ मेल। ऑडिट ट्रेल, व्हाट्सएप का बैकअप मान लो इसे टाइम स्टैम्प्स के साथ। इंक्वायरी वर्सेस रीपरफॉर्मेंस, आस्किंग वर्सेस डूइंग इट योरसेल्फ। परफॉर्म तो मतलब होता है काम करना है, यस। ERP सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जैसे मान लो। बस खत्म, चैप्टर डन, फिनिश। इसलिए मैंने 6.4 को साथ में किया है 5 और 6 के, क्योंकि 6.6 तो बहुत ही आसान है। 6.5 में मैं मानती हूँ थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट 6.6 तो बहुत ही आसान है। बस आपको ये चैप्टर्स अब करने हैं रिवाइज। इसके साथ हुआ हमारा सिलेबस डन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डू यू गाइज वांट टू डू पास्ट ईयर्स MCQs टुगेदर ऑन द चैनल? इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी हम सिलेबस कर चुके हैं फास्ट ट्रैक, डन। Okay, anything else as a support that you want from my side, do let me know in the comment box. For now, I
I'll take your leave. I wish you the very, very best. Keep rising, keep shining, and do share your result also with me on Law by CMA Disha Dua Telegram channel as well. ओके अभी ले रही हूँ मैं आपसे अलविदा. अच्छे से पढ़ना बेटे. 7th यूनिट को ज़्यादा तवज्जो देना है. फिर 8th यूनिट पे जाइए क्योंकि वो छोटी है और 10 नंबर मिल जाते हैं. और फिर 6th यूनिट कीजिएगा. ओके ले रही हूँ आपसे अलविदा. Bye bye, take care, stay blessed. I wish you the very, very best. This is your friend and teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye.